आज हम लोग अपने लास्ट के 2 लेक्चर में जो एपी में हम लोग ने पढ़ा है थ्योरी, आज उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और किस कंडीशंस में हमको ये काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल तरह के क्वेश्चंस क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको टाइप 1 क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, या इसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल है। तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 2 7 12, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और ए एन मतलब nth टर्म क्या होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब निकालना है, क्वेश्चन दे रहा है, ये बताइए। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, हम लोग काम करते हैं इसमें, क्या हम इसका नंबर दे देते हैं, जैसे हमने आपको बताया था। क्या देंगे, इसका इसको क्या बोल दिया, A1 A2 A3 नाम दे दिया। तो हमारा क्या होता है, A1 क्या होता है बच्चों, A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो पहला जवाब मिल गया, A1 क्या है, 2 है। ठीक है, पहला जवाब है फर्स्ट टर्म इज 2। दूसरा जवाब कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। डी क्या होता है बच्चों, डी होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये हम दोनों निकालते हैं और दोनों बराबर होने चाहिए, तभी एपी है और तभी उसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये कितना है, 7 है, 7 माइनस 2 इक्वल टू 12 माइनस 7, और इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अगर ये इक्वल ना होता तो हम इसको एपी कहते ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है पहले से कि ये एपी है, तो इसलिए हमने ये दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लगा दिया। नहीं तो हम चेक करने के लिए अलग अलग निकालते, D1 D2 निकालते, और उसके बाद हम क्या करते कि D1 इक्वल टू D2 करते। ठीक है, अब तीसरा आता है nth टर्म। पहले का जवाब ये हो गया, दूसरे का जवाब ये हो गया। अब तीसरे पे बात करते हैं, क्या निकालते हैं, an। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो an इज इक्वल टू, ये 2 है, n हमें पता नहीं है, निकालना है उसी के लिए, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 2 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 5n माइनस 3। तो an क्या हो गया, 5n माइनस 3। तो ये हमारा आ गया nth टर्म। ये क्या आ गया, nth टर्म आ गया। तो पहला क्वेश्चन टाइप 1 समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं ताकि हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकें, कंफ्यूजन कोई ना रहे। इसी टाइप 2 में कह रहा है एपी है
सपोज ये देखो, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे और पहली वाली सीरीज में देख रहे होगे, जरा दोनों को देखो अंतर। यहाँ पे 21 है, 18 है, 15 है, यही है ना। और ऊपर क्या था, ऊपर था 2 7 इस तरह से था ना, 2 7 12 करके। तो उसमें क्या था, अगर इस वाली सीरीज को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना क्या चाहते हैं। यहाँ पे था 2 7 12 ये था। यहाँ पे अगर देखते हैं A1 A2 A3 में रिलेशनशिप क्या है, A1 लीस्ट है, क्या है, A1 छोटा है, दूसरा A2 उससे बड़ा है, A3 उससे बड़ा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग एपी। क्या है, असेंडिंग एपी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो ये क्या है, A1 A2 A3, इसमें क्या है, A1 बड़ा है, पहला टर्म बड़ा है, दूसरा टर्म उससे छोटा है, तीसरा टर्म उससे छोटा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एपी। ये क्या है, इट इज डिसेंडिंग एपी। और डिसेंडिंग एपी में क्या होता है, ध्यान रखो क्या होता है, इसे समझने की क्या जरूरत है। असेंडिंग एपी में कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है। असेंडिंग एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और डिसेंडिंग एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लेस देन 0 होता है। क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो आपको एपी अगर कहीं दिखाई दे रही है और वो असेंडिंग एपी है, तो आपके दिमाग में तुरंत वैल्यू आ जाती है कि ये कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। और अगर वो 1 से छोटी आ रही है, मतलब 0 से छोटी आ रही, मतलब उसका डिसेंडिंग है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो माइनस में होगा, ठीक है। इसको हम एक चीज और कहते हैं, निगेटिव। क्या कहते हैं, निगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक। निगेटिव और पॉजिटिव, ये दो तरीके की असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होंगी, एपी होंगी। क्या ऐसी हो सकती है जिसमें एपी में कांस्टेंट एपी हो सकती है, ठीक है। कांस्टेंट एपी कैसे हो सकती है, जरा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। कांस्टेंट एपी को समझो, कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। हमने लिखा हुआ है 2 2 2 2 2, ये क्या है, कांस्टेंट एपी है। ये क्या है, कांस्टेंट एपी है। इसमें सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जब कहीं कांस्टेंट एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो एपी तीनों तरह की होती है, तीन तरीके की, असेंडिंग एपी, डिसेंडिंग एपी और कांस्टेंट एपी। ये तीनों तरह की एपी एग्जिस्ट करती है, होती है, ठीक है। तो हम पहली चीज तो ये अंतर समझ में आ गया कि हमारे पास तीन तरह की एपी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी एपी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एपी हमारे पास है, उस एपी को देखते हैं। तो पहले इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 21 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस CD क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21 इक्वल टू 15 माइनस 18 इक्वल टू -3, यही आया। ठीक है, तो ये क्या आया यहाँ पर, पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, और तीसरा आंसर क्या होगा बेटा, हमको क्या निकालना है, nth
टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसमें a की वैल्यू 21 है, n की वैल्यू हमें लेनी नहीं है, d की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3, या कह सकते हैं 24 माइनस 3n, ये हमारा an हो गया। अब देखो इस जनरल फॉर्मूले को देख के भी आप पहचान सकते हो कि जो एपी होगी वो असेंडिंग एपी होगी या डिसेंडिंग एपी होगी। एन कहाँ लगा हुआ है, पीछे, यहाँ एन कहाँ लगा हुआ है, आगे। तो इस तरह का जहां पर आपको ए एन प्लस माइनस बी ये दिखे तो क्या कहोगे, असेंडिंग एपी होगी। और जहां पे देखे ए एन बी माइनस प्लस ये दिखे तो क्या होगा, डिसेंडिंग। ये क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग। कभी कभी फॉर्मूले पे बेच के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये क्या हो जाएगा, जब ये ए एन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग एपी। क्या होगी, असेंडिंग एपी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, असेंडिंग एपी। क्लियर? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग एपी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम कैसे एक नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, बी कैटेगरी टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे होंगे। टाइप 2 क्वेश्चन कहेगा कंफर्म दैट द गिवन टर्म बिलोंग्स टू एपी। ठीक है, क्या कहेगा, कंफर्म दैट given number belongs to given an AP। कह रहा है कि जो आपको हमने एक नंबर दिया है वो बताना है कि ये इस एपी का है या नहीं है, ये बताना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है क्या कि 21, 18, 15 ये एक एपी दी गई है और आपसे पूछ रहा है क्या दिस इज -81 इज which term of NP, which term of an AP, ये किस AP का कौन सा टर्म है, ये AP का कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है। तो ये AP का कौन सा टर्म है, तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मान लेंगे, जरा देखिए। हमने मान लिया, लेट एज्यूम दैट -81 इज nth टर्म, कौन सा टर्म है, nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म मान लिया हमने। जब हमने मान लिया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चा, ये nth टर्म हो गया। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 21, d की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 21 इक्वल टू 15 माइनस 18 इक्वल टू -3। ठीक है, और
क्या है ए एन, हमने क्या मान लिया -81। ये तीन चीजें पता हो गई। अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें जो nth टर्म का फॉर्मूला पता है उसमें 4 ही अननोन होते हैं, ए एन डी और ए एन। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं तो चौथा निकल आएगा। तो हमने फिर फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लिया। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, ए एन कितना हो गया -81 बच्चों हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, ए की वैल्यू 21 हो गई, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन डी की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे पूरे में क्या अननोन दिख रहा है, एक एन ही दिख रहा है, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब देखो इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो -81 -21 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 और 8 2 10, ये आ गया इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब इस 3 को हम क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 102 अपॉन -3 इक्वल टू n-1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इस कट जाएगा इससे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 चौक 12, तो n-1 इक्वल टू कितना बचा 34। तो n इक्वल टू क्या बचा 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। ये वैल्यू हो गई, हो गई, क्लियर है ना। तो 35 मतलब ये जो 81 है, जो हमें यहाँ जवाब लिखना है, n कौन सा है 35th टर्म, क्या है टर्म इज -81, ये हमारा 35th टर्म है। अब देखो बेटा, इसी में एक तरह का और क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, काम यही करना है लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ जाता है कि ये इसका पार्ट है या नहीं है, ये इसका पार्ट है या नहीं है। तो समझो यहाँ पर n की वैल्यू अगर कंप्लीट आएगी, जैसे 35 आ गई, तो ये इसका पार्ट है, और n की वैल्यू डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये इसका पार्ट नहीं है। मतलब ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। कब? अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, क्योंकि n निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहां पे नोट लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं नोट, इफ वैल्यू ऑफ n comes into decimal और fraction, then number does not belongs to given AP। जो नंबर है वो क्या करेगा, बिलोंग्स नहीं करेगा किसको, एपी को, एपी को बिलोंग नहीं करेगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन आ गया कि हमें पता कर लेना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है और ए एन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कंफर्म करना है जो टर्म दिया गया है वो इसका पार्ट, वो एपी का पार्ट है या नहीं है, या है तो कौन सा पार्ट है, कौन से टर्म है, कितने नंबर का टर्म है, वो निकालना हमने सीखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे दिए जाएंगे
कैसे देखूं बेटा? टाइप 3 क्वेश्चन क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं, कह रहा है 2 बोला फिल इन दी ब्लैंक्स, कह रहा है इनको भर दो, ये गैप भर दो, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग व्यर्थ में खराब ना करें। क्या करना है जरा समझो। आप इसको ऐसे मत भरे, आप कैसे भरे जरा देखिए। इसको मान लें ए, और ये जो नहीं पता है इसको मान लें क्या, ए प्लस डी। ये क्या मानोगे, ए प्लस 2d होगा। ये क्या होगा, a प्लस 3d होगा। ये क्या होगा, a प्लस 4d होगा। दो ही अननोन है, दो ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो बच्चों देखो क्या है, a इज इक्वल टू तो 2 है, और a प्लस d इज इक्वल टू कितना है बेटा, कितना है पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है ना। लेकिन a प्लस 2d कितना है हमें पता है। तो a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो क्या हो गया, 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 6। तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 4, d इक्वल टू कितना हो गया 2। अब ये d उठाकर यहाँ रख दो, तो 2 प्लस 2 आंसर क्या आ गया। अब क्या करोगे, 3d है, एक और d जोड़ दो, d कितना है 2, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 14, आ गया आंसर। ठीक है, कैसे करना है, क्योंकि आप ऐसे देख के बता सकते हो सर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ये आप बता सकते हो, लेकिन करना कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी में एक और क्वेश्चन देखो, ये तो हमने अल्टरनेट दे दिया था। ये लिखा है, बोले इसको भरो। ठीक है, अब इसको भरने का क्या तरीका है, हमने फिर वही क्या काम करना है। ये क्या हो गया a, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। लिखने से कंजूसी ना करें, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंजूसी कर देते हैं, बस कुछ ना कुछ गड़बड़ी। हर टर्म को लिख डालो पहले, और यहाँ पे क्या होता है a प्लस 6d। अब आप कहोगे सर इसमें क्या गलती होने वाली है। गलती क्या होती है, आप देखते हो और एक डैश गायब हो जाता दिमाग से। आप इसको a प्लस 6d लिखना था, आप क्या लिख दोगे, a प्लस 5d लिख दोगे। काम सरा करके आओगे, सब कुछ सही करके आओगे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन में आपको पूरी मेहनत के बाद भी 0 लड्डू देगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दो इक्वेशन हो गई। तो पहला क्या लिख लिया, a इक्वल टू 3, और फिर क्या लिखा, a प्लस 6d इक्वल टू 21।
इस a की वैल्यू यहाँ रखो, 3 प्लस 6d इक्वल टू 21, 6d इज इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यहाँ पे d की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू 3 थी, तो ये क्या होगा 3 प्लस 3, ये क्या होगा 3 प्लस 6, ये क्या होगा 3 प्लस 9, ये क्या होगा 3 प्लस 12 और ये क्या होगा 3 प्लस 18, ये होगा सॉरी 15। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 6, 9, 12, 15। क्या है कहाँ ये अच्छा प्लस का तो ये क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा टाइप था? टाइप 4। टाइप 4। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे इंटरेस्ट बेस। बोले क्या है, ध्यान रखो, कंफ्यूजन दिमाग से बिल्कुल निकालो। कहीं पे वर्ड यूज किया जाए सिंपल इंटरेस्ट, क्या यूज किया जाए? सिंपल इंटरेस्ट। और कहीं पे यूज किया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या किया जाए? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो तरह के इंटरेस्ट आपने पढ़े होंगे पिछली वाली क्लास में। ये दो तरह के इंटरेस्ट पढ़े होंगे और इन इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं फंडामेंटली क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा आप सही काम कर ही नहीं पाओगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो जैसे आप ऐसा समझ लो कि आपने किसी से 100 रुपए कर्जा लिया, उसने कहा कि हम 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? 5 रुपए पर 100 ब्याज लेंगे। तो 5% क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि आपने 100 रुपए लिए, 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपए। आपको हर महीने ब्याज कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। या ऐसा कर लो कि आपने 100 रुपए जमा कर दिए, वो आपको पर मंथ 5% ब्याज देगा, तो हर महीने कितना दे रहा होगा? 5 रुपए ब्याज दे रहा होगा। लेकिन अगर उसने ये कहा कि हम ये ब्याज क्या लेंगे? चक्रवृद्धि लेंगे। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि कहते हैं, इसको कहते हैं साधारण। इसको क्या कहते हैं? साधारण। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो साधारण समझ लें, साधारण ब्याज। ठीक है, और इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों हिंदी में भी इनके नाम है। तो ये क्या कहता है कि अगर इसने 100 रुपए जमा किए कहीं पर, तो इसको जो ब्याज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कंपाउंडिंग मिलेगा। मतलब अगर इस महीने 100 रुपए उसने जमा किए, तो इस महीने उसको क्या मिल जाएगा? 5% मिल जाएगा। तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ? 5 रुपए। लेकिन अगले महीने क्योंकि 100 रुपए तो ये थे, 5 रुपए ब्याज के जुड़ गए, तो अब उसका मूलधन कितना हो गया? 105 रुपए हो गया। तो 105 पे ब्याज मिलेगा 5%, 110 हो जाएगा। ठीक है, 105 का 5% 110 होता है। हाँ, कितना होता है? हाँ भाई,
भाई देखो इसमें समझो, इसमें 100 रुपए डिपॉजिट किए, उसने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे और ब्याज था मंथली, क्या था, मतलब ये तो कोई साहू तो आ नहीं होगा जो दे रहा हो किसी को, तो 5% ब्याज है। साधारण ब्याज में इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 100 रुपए पे 5 रुपए बना, फिर 100 रुपए पे 5 रुपए, मतलब हर मंथ फर्स्ट है, मंथ फर्स्ट, सेकेंड 100 रुपए, थर्ड 100 रुपए, ये क्या है 5 ही रुपए ब्याज बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, मंथ फर्स्ट में तो क्या है दोनों का बराबर ही होगा, 5% इसने लिया तो 5% रेट के हिसाब से इसको 5 रुपए ब्याज मिल गया, ठीक है। लेकिन अगले महीने इसके पास कितना हो गया, 105, कितना हो गया 105, 105 का 5% हो गया 125, 25 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया इसका ब्याज 5.25, कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है। अब कितना पैसा हो गया 110.25, इतना पैसा हो गया ना इसके पास। अब इसका 5% निकालो, निकाल 5% रहे सब पे, लेकिन क्या है चेंज होता जा रहा है, तो क्या चीज, ये चेंज होता जा रहा है, तो देखो धीरे धीरे रकम बढ़ेगी ना। अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 25, 80 लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 80 लगा 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, मतलब कितना हो गया 5.1525, या तो या ये कह सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली कि 5.51, मतलब 50 पैसे का ब्याज लगेगा, 51 पैसे का ब्याज हो गया। तो आप देखो क्या है यहाँ पर क्या है चेंज हो रही है वैल्यू, चेंज हो रही है, तो जब चेंज हो रही है वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एपी, जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट हो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा एपी, ये एपी प्रोड्यूस करेगा, नो ये एपी नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये एपी नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ कि 10 महीने बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, जो आगे आपको बताएंगे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10 महीने का ब्याज जोड़ लिया, सिंपल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है वॉल्यूम बेस के ऊपर क्वेश्चन, टाइप 5, टाइप 5 डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, कैसे, अब डिस्टेंस को जब हम समझते हैं तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा था, पढ़ा था, कह रहा है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वर्ड यूज कर रहा है क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, किसकी बात कर रहे हैं ए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अगर हम कोई चीज मूव करें तो वो देखो एपी प्रोड्यूस करेगी, देखो टी इसकी वैल्यू 1 लो तो u प्लस ए आएगा, क्या ले t इक्वल टू 1 ले तो v इक्वल टू यू प्लस ए आ जाएगा, t की वैल्यू 2 लो तो क्या आएगा v1 v2 ले लो, u प्लस 2a आ गया, t3 ले लो v3 इक्वल टू u प्लस 3a आ रहा, सब में अंतर कितना है, a का तो अंतर है,
सब में अंतर कितना है, ए का है ना, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कब प्रोड्यूस कर रहा है, अंडर कंडीशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एपी प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एपी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ध्यान रखो। तो ये वेलोसिटी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, सॉरी इसमें वर्ड यूज करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में दो चीजें हो गई। अगर ए कांस्टेंट है, ए का मतलब एक्सेलरेशन, इसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, एपी होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट और वेरिंग, तो क्या होगा, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये एपी प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन। when two terms are given, two terms are given, दो टर्म दिए गए हैं, क्या कहेगा, फाइंड गिवन टर्म। जो भी कह रहा है, जिस टर्म के लिए पूछ रहा है गिवन टर्म, आपको वो निकालना है। दूसरा फाइंड एन एपी, एपी क्या है वो निकालनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दे दी गई हैं। क्वेश्चन ये है, आपको दो टर्म दे दिए हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, कह रहा है किसी सीरीज के एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन 16 है एनसीईआरटी का। कह रहा है डिटरमाइन एपी, डिटरमाइन एपी निकालनी है। डिटरमाइन एपी कह रहा है, थर्ड टर्म गिवन है 16 है, और क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म, exceeds by fifth term by 12, ये दे रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एपी निकालनी है। क्या निकालनी है, एपी निकालनी है। तो जरा देखो बेटा, यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। तो A3 में क्या होता है, A+2D, क्या होता है, A+2D
जो बच्चों ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो ये समझ सकते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, 3 से 1 कम कर दो, d जोड़ दो, उसमें d मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते 4, अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते 7। तो जो यहाँ पे टर्म बोला जाए उससे 1 कम करके d मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज का कौन सा टर्म लिखने का तरीका है। तो ये तो 16 कह रहा है। अब आ जाओ 7 टर्म। 7 टर्म जब लिखना है तो 7 टर्म बोल रहा है तो मतलब a7 की बात कर रहा है। तो यहाँ 7 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा a प्लस 6d, एक कम कर लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है 5th टर्म, तो यहाँ a प्लस 4d कर लिया जाएगा। और कह रहा है ये टर्म और ये टर्म बराबर है इससे, अगर इसमें बराबर 12 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो भाई इसको उधर ले आओ पूरे को, तो a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा क्या 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6 आ गया। ये आपका अभी अधूरा है, ये कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखो यहां से कॉमन डिफरेंस निकाला और कहाँ रखेंगे इसमें, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू क्या ना होगा 12। गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ तो है भाई, पूछो क्या गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ कितना है 16 है, यहाँ कितना है 16 है, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो ये हमारा दूसरा आ गया इसका जवाब कि a भी पता चल गया। अब कह रहा डिटरमाइन AP, तो डिटरमाइन AP में क्या है, पहला टर्म से चालू करेंगे। पहले टर्म क्या कहता है, पहला टर्म क्या है, हमने लिखा है यहाँ पर क्या A1 A2 A3, यही तो होगा। A कितना है 4, उसके बाद 6 जोड़ दो, कितना आ गया 10, उसके बाद फिर से 6 जोड़ दो, क्या आ गया 16। तो हमारी AP क्या हो गई, ये हो गई, और यहीं पे आपका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है बेटा, इसी टॉपिक पे है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमको क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ उसको समझने के लिए इस टॉपिक को, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को कह रहा है कि nth term of an AP is m and nth की जगह mth हो गया, term of an AP is m। ठीक है, ये कह रहा है, सॉरी इज n। तो आपको बताना है कि इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड a m nth टर्म, ये क्या होगा, क्या निकालना है a m nth टर्म निकालना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर लिखा हो थर्ड टर्म इज 4 एंड फोर्थ टर्म इज 3, तो फाइंड कौन सा 34th टर्म 12th टर्म। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखते हैं। टेक्निक क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट
पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, हमको तो पता ही नहीं, पता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, और क्या है कॉमन डिफरेंस इज डी। पहले तो हमको यही तो नहीं पता है, तो हम आगे की बात ही क्या करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, इसको मान लिया कि उसका पहला टर्म क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो यहाँ पर जब ए और डी हमारे सामने आ गए तो हमने क्या कहा था, ए nth टर्म निकालते हैं, तो ए nth टर्म क्या हो जाएगा, ए कम कर दो n से, डी का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो देखो अभी बताया था, n से एक कम कर देते हैं तो यहाँ क्या आ गया n-1 आ गया। तो ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है किसके m के, तो हमने यहाँ m लिख दिया। a mth टर्म निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ m लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा m-1 इंटू डी आ गया, ये किसके बराबर n के बराबर। अब देखो यहाँ पर आपके पास इसमें 4 अननोन होते हैं जिसमें आपको 2 अननोन दिए गए, कौन से, m दिया हुआ n दिया, ये अननोन नहीं है ये नोन है, बता रहा ना ये है। इसी तरह nth टर्म n और m क्या है नोन है, अननोन नहीं है, तो क्या अननोन है, एक a और दूसरा b, ये निकालने हैं हमें। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका आपको पता है, क्या किया माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो करेंगे देखो। तो क्या होगा, a से a कैंसिल आ गया, यहाँ पे क्या हो गया जरा देखो n-1, d कॉमन लेंगे ना, देखो d कॉमन आएगा इन दोनों में, तो d को हम रख लेते हैं बाहर, अभी इसको दिमाग में बाहर रखा हुआ है। और ये देखो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस m आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और इसके बाहर कौन से आएंगे डी महाराज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा m माइनस n आ गया देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया n माइनस m, d इक्वल टू m माइनस n, तो d इक्वल टू क्या हो गया m माइनस n अपॉन n माइनस m। देखो एक किसी से भी माइनस कॉमन ले लो, कट जाएंगे ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -1 के, इसके बराबर आ गया -1 के, बात समझ में आ गई। तो जब ये -1 के बराबर आ गया तो अब अपने पास क्या आ गया, अब d की वैल्यू निकल आई, किसी भी एक में रख देंगे तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इस d की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m। तो यहाँ पे a की वैल्यू n-1 और यहाँ पे क्या आया -1 आया, ये m आया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a माइनस n प्लस m इक्वल टू m, और इधर करेंगे तो इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं, तो m प्लस n माइनस 1 ये आया, ये हमारा a आ गया, और ये हमारा यहाँ पे d इक्वल टू -1 आ गया। दोनों चीज पता चल गई। अब आपसे कौन सा निकालने को बोल रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम, m प्लस n, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा m प्लस n-1 इंटू डी, यही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, a की वैल्यू क्या है m प्लस n-1 ये है,
और यहाँ पे प्लस साइन है, m प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये पूरा प्लस में लिखा, ये पूरा माइनस में लिखा, करके क्या हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कराए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत हो, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं अगर उनको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, क्वेश्चंस जरूर आपके टैकल किए जाएंगे सीरीज में। और अगर आप लोग का कोई स्पेसिफिक क्लास लेने का मूड है तो आप उस टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते हैं, हम जब उस टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको ज़रूर उसका वीडियो सेंड करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।